हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज बात करेंगे आपके सीडीपी बाल विकास के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे आज। जी हाँ, ये आपके सीटेट एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम को लेकर। क्या है मैं बता दूँ, ये आपके सीटेट 2012 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन में निगेटिव टैग वर्ड जानने हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड जानने हैं, सारी चर्चा करते हुए चलेंगे वीडियो में। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और मैं बता दूं, जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी बात होती है शिक्षक भर्ती की, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल बात को ख़त्म करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि आंशिक पुनर्बलन क्या है। देखिए, इसमें ये पूछ रखा है आंशिक पुनर्बलन। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जो है सीटेट 2012 में आपके पूछे गए हैं। आपका ये क्वेश्चन है आपका सीडीपी बाल विकास का, जिसमें कि 15 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाकर आपको वीडियो को देखने को मिल जाएगी, तो जाकर जरूर देखेंगे। उसके अलावा भी आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो वहाँ देखने को मिल जाएंगी, तो जाकर जरूर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आंशिक पुनर्बलन की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए हमारा है कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। ऑप्शन बी हमारा है कि वास्तविक कक्षा कक्ष में अन्न प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। ऑप्शन डी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो बिल्कुल समझ लेंगे, जो साथी रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको इसका आंसर पता होगा, बिल्कुल बताएंगे। तो बताएंगे कौन सा इसमें आंसर सही होगा, तो कह देंगे सर ऑप्शन डी सही होगा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। क्या? आंशिक पुनर्बलन। समझ लेंगे बात को, क्या कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सतत देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसे बन जाएगा कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, तब आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जैसे आंशिक पुनर्बलन या और कोई भी 3 ऑप्शन दे रखे होंगे, तब आपको आंशिक पुनर्बलन लगाना है। ठीक है, अब इसमें पूछ रखा है कि आंशिक पुनर्बलन क्या है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो इसमें मैं देखिए बता दूं इसके बारे में, क्या होता है कि इसकी अपेक्षा जो क्या है अधिक प्रभावी, तो ये आपने समझ लिया। इसमें क्या होता है कि छात्र को किसी अनुक्रिया या पुनर्बलन मिलेगा और उसका क्या होता है, उसका पता नहीं होता है, उसको क्या है पता नहीं होता है। और क्या होता है, प्रत्येक जो अनुक्रिया करता है उसमें तत्परता से करता है, क्या है तत्परता से करता है, मतलब उसको वो चीज़ पता नहीं होती है, इसलिए क्या करता है वो उसको तत्परता से करता है। मतलब कह सकते हैं ठीक प्रकार से, मतलब एक कह सकते हैं उसमें एक जिज्ञासा होती है, उसको लेकर वह कार्य को करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो जाते हैं कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, तब आपको क्या लगाना है, आंशिक पुनर्बलन। अब यहाँ पर कह रहा है आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, बात दोनों आपके समझ में आ गए होंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल समझ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। समझ लेंगे क्या कह रहे हैं, विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सबसे अधिक बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए अनुशासित स्वभाव, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ऑप्शन सी परीक्षण करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी स्मृति। तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए इसमें कौन सा आपका आंसर राइट हो जाएगा, बिल्कुल बताएंगे सभी लोग क्या है। तो क्या लगा देंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अब देखिए, तो इसमें जो आपका एक विद्यालय जो है वो शिक्षक में क्या योग्यता देखेगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, मतलब माहौल के अनुसार, मतलब जो कक्षा का माहौल है या जो विद्यालय का माहौल है उसके अनुसार एक शिक्षक क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, क्या करेगा, उसके अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, और एक छात्र को क्या करेगा, मैत्रीपूर्ण व्यवहार। देखिए मैं इसके अलावा भी आपको बता दूं, छात्र के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है और क्या कभी भी अनुशासन में रखने की बात नहीं करनी है। तो हमेशा याद रखना है कि एक शिक्षक को हमेशा जो है एक
छात्र से किसी भी विषय वस्तु पर चर्चा करनी, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो ये कहीं भी आपको देखने को मिल जाए वो आपका आंसर सही होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक विद्यालय में जो अपने शिक्षक में निम्नलिखित किसकी योग्यता को सर्वाधिक बढ़ावा देगा, तब आपको क्या लगाना है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। मतलब उसके माहौल के अनुसार वह ढल जाएगा और उसके अनुसार कार्य करने लगेगा, वो आपको एक शिक्षक में लिखना है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि निम्नलिखित में से अंत विषयी अनुदेशन का सर्वोच्च लाभ यह है कि, तो ऑप्शन ए, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन सी, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन डी देख लेंगे कि विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। यह कह रहे हैं नापसंदगी। ठीक है, तो चलिए बताएंगे कौन से इसमें आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे। तो बताएंगे क्या है इसका आंसर, तो कह देंगे सर ऑप्शन बी सही होगा। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तो बता दिया मैंने क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पर कभी भी अवसर देने की बात कहीं भी आपके आएगी तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, अवसर जहाँ पर देने की कहीं भी बात आएगी आपकी, वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ लेंगे। या फिर अब देखिए कैसे आएगा, अगर यहाँ पर आ जाता कि विद्यार्थियों के सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने, इतना भी आ जाता तब भी आपको लगाना है। और यहाँ पर अवसर की बात है, बच्चे की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करवाने, मतलब ये आप समझते हुए चलेंगे। इसके अलावा भी आपको कहीं भी ऐसे पॉइंट देखने को मिलेंगे, तब आपको लगाना है कि बच्चे की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देने, उसकी मातृभाषा को क्या है प्राथमिकता देने, हमेशा उसको सम्मान मतलब सम्मान की भावना से देखने। ठीक है, बिना भेदभाव की भावना से देखने, अनुशासन में ना रखने। तो ये आपके क्या है समझने की जो वर्ड है वो आपको समझना है, आप लिख लें चाहें। ठीक है, सारे में आपको बताता हुआ चलता हूँ, हर वीडियो में बताता हुआ चलता हूँ, तो बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे। तो फिलहाल क्या है आपका आंसर ऑप्शन बी सही होगा कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिया। तो हमेशा देखिए अवसर कहीं भी देने की बात आ जाएगी, वो आपका आंसर सही हो, मैं हर बार आपको बताता हुआ चलता हूँ। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। बताएंगे ऑप्शन ए, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, ऑप्शन बी, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, ऑप्शन सी, कार्य परिहार अभिविन्यास, ऑप्शन डी हमारा है निपुणता अभिविन्यास। तो बताएंगे देखिए इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या बताएंगे इसका आंसर, बताएंगे सभी लोग। तो क्या है आपका आंसर, ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अब मैं बताऊं देखिए क्या होता है कि इसमें जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की क्या होती है, हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं कौन, शिक्षार्थी। क्या है, शिक्षार्थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखें, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकते हैं। समझ लेंगे क्या है, के अलावा की बात आ रही है, शिक्षक ये इसमें आपको भरना है। उसके बाद कह रहे हैं के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। ऐसे कौन सा आपको पॉइंट लगाना है कि इसमें ले हैं ये करता है लेकिन इसके अलावा है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन इसके आपके इसमें होंगे और जो नहीं होगा उसके अलावा आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, सैन्यात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, ऑप्शन बी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करने, ऑप्शन सी, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, ऑप्शन डी, मुक्त खेल के लिए समय देने। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए शायद पिछली वीडियो में भी बताए हैं, अगर आपने वो देखे होंगे तो बिल्कुल बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। आंसर तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी लगा देंगे कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो
तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करनी। तो बिल्कुल देखिए आपको ये पता चल रहा होगा कि ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव आपका ऑप्शन माना जा सकता है। ठीक है, उसके कह रहे हैं उसके अलावा, ठीक है, कह रहे हैं के अलावा। तो शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन पर परिपूर्णता की अपेक्षा करेगा। क्या क्या कर रहे हैं, परिपूर्णता की जो अपेक्षा करेगा, मतलब छात्र जो स्वयं कर रहा है किसी कार्य को, तो क्या छात्र जो ठीक प्रकार से वो कार्य कर सकेगा। ठीक है, तो कोई भी बच्चा देखिए विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे जो है ठीक प्रकार से उस कार्य को कर सकेंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसमें कमी भी करेंगे। तो बिल्कुल इसके अलावा आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। अब मैं बता दूं, मुक्त खेल के लिए समय देने, अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, सृजनात्मक चिंतन, असीमित अवसर उपलब्ध कराने, ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। तो बिल्कुल बता देंगे कि सृजनात्मक चिंतन, ठीक है, जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है किसी चीज़ को, तो उसका असीमित अवसर, मतलब जिसका कोई पता मतलब नहीं है। सीमित होता है एक, मतलब एक बंधा हुआ, और असीमित होता है उसका कोई मतलब बांध नहीं है। ठीक है, उसको बार बार अवसर देना है, किसके लिए, सृजनात्मक चिंतन के लिए। ठीक है, तो इसमें बताना है के अलावा, तो आपको ऑप्शन बी लगाना था। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे सबसे पहले, तो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन तो आपके आए हुए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो सारी चीज़ समझते हुए चलेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो ऑप्शन ए रूपिम, स्वनिम, संकेत, प्रयोग, विज्ञान, वाक्य। तो बिल्कुल बताएंगे देखिए कौन सा इसमें आंसर सही होगा, तो कह देंगे ऑप्शन बी सही होगा, स्वनिम। क्या है, स्वनिम। तो स्वनिम देखिए क्या है कि इसमें जो क्या होता है कि बोलचाल की क्या होती है, भाषा उच्चारित रूप की यह न्यूनतम विशेषता है। क्या है, उच्चारित भाषा जो होती है उसकी क्या है, न्यूनतम विशेषता होती है। ठीक है, तो जिसके द्वारा क्या होता है, कही गई बात का क्या होता है उसमें अन्य बात में अंतर स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, क्या है, कही गई जो बात है उसमें क्या है, अन्य बात से अंतर स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपके। स्वनिम मतलब स्वयं द्वारा कही गई। ठीक है, क्या है, स्वयं द्वारा कही गई, तो अन्य बात है उसके क्या है, उसमें अंतर किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला देख लेंगे, क्या है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो समझ लेंगे, बिल्कुल कह रहे हैं बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो ऑप्शन ए विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी हमारा है बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बताएंगे कौन सा इसमें आंसर सही हो जाएगा। तो क्या है इसका आंसर, क्या बताएंगे, ऑप्शन क्या लगा देंगे, ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन सी बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। कह रहे हैं देखिए दोबारा समझ लेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है किसके सिवाय, किसके दे रहे हैं, विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए क्या किया जाता है, प्रक्रमण बुद्धि प्रक्रमण संक्रिया। क्या है, दोबारा समझेंगे, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का क्या है, एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, इसके सिवाय बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके। अब मैं देखिए और इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये क्या होता है, किसी भी प्रकार का संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। क्या है, किसी भी प्रकार की संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से यह संबंधित नहीं है। और क्या कहेंगे, बहुबुद्धि में विषयों को क्या है, विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। किसमें, बहुबुद्धि में क्या है, बहुबुद्धि में विभिन्न विषयों को क्या है, प्रस्तुत किया जाता है। किस तरीके से, विभिन्न तरीकों से। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। ऑप्शन ए असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन डी वहाँ कारक। तो बिल्कुल जो साथी हमारे रेगुलर हैं, जो
हमारे चैनल से जुड़े हुए बताएंगे बिल्कुल इसमें कौन सा आप आंसर लगाएंगे। क्या लगाएंगे बिल्कुल, तो लगा देंगे ऑप्शन, क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अब क्वेश्चन तो हम समझ लेंगे। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, क्या करता है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो मतलब हर एक व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग तरीके प्रयोग करता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से सोचता है, अलग अलग उसकी मेंटलिटी होती है, बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि क्वेश्चन अगला है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। समझ में आ गई बात। कह रहे हैं बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा उच्च, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी कम से कम, ऑप्शन डी पूर्ण। तो बिल्कुल बता देंगे कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन ए लगाएंगे उच्च। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, मतलब जिसमें जो आपकी बुद्धि लब्धि जो होती है, तो सामान्यतः देखिए कोई भी सामान्य है, उसके बाद में अगर उच्च की बात आ रही है तो शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित यहाँ पर होते हैं, ठीक है, समझ में आ गई हुई। चलिए क्वेश्चन देख लेंगे। तो क्वेश्चन अगला बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। सबसे पहले तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन 1 से 2 आपका देखिए, पहले तो बताऊंगा बुद्धि लब्धि से देखिए 3 से 4% आपके आ ही जाते हैं, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि में देखिए पहले यहाँ पर एक बुद्धि लब्धि निकालने के लिए आ जाएगा, फिर बुद्धि से आ जाएगा इसमें मतलब कितने से कितने तक पूछ लेगा। मंद बुद्धि मतलब कितने से कितने तक होती है, या जो आपका प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। बिल्कुल सीटेट से पहले आपकी इतनी बेहतर तैयारी हो जाएगी कि बिल्कुल आपको जो क्या है 120 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहेंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। कोई भी अगर आपका डाउट है तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। सारे डाउट आपके टेलीग्राम चैनल पर ही क्या किए जाते हैं, क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बता देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसको समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर कहीं भी आप देख लेते हैं, जरूरी नहीं है सी टेट में हो, यूपी टेट, सी टेट, एम पी टेट, बिहार टेट, मतलब कोई सा भी टेट हो, क्वेश्चन आपका इससे आता है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में क्या है 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होगी, ठीक है, क्या है उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। समझ लेंगे। देखिए सबसे पहले कह रहे हैं, देखिए कितने वर्ष का बच्चा है, 16 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, क्या है 16 वर्ष का बच्चा। पहले तो आप ये इसमें एक फॉर्मूला होता है उसको ध्यान से समझेंगे। देखिए दोनों चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहले आई क्यू होता है, देखिए मैं यहाँ आपको लिख के बताता हूँ, अगर नोट भी कर सकते हैं आप, नोट करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि आपका फॉर्मूले से भी आ जाता है, फॉर्मूला पूछ लेगा उसमें एक चीज़ मतलब गायब कर देगा उसमें, कोई भी चीज़, कोई भी जो है आपका, तो उसमें एक चीज़ गायब होगी, उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही, एक सही होगा उसको आपको बताना है, ठीक है। तो आई क्यू बराबर होता है MA/CA, ठीक है, क्या है MA/CA इंटू 100, क्या है दोबारा से देख लेंगे। देखिए तो आई क्यू बराबर होता है आपका MA/CA इंटू 100 होता है। अब देखिए इसमें MA बता दूँ मैं मानसिक आयु होता है, और CA होती है आपकी वास्तविक आयु, क्या है CA होती है आपकी वास्तविक आयु और MA होती है मानसिक आयु। तो पहले ये तो देखिए इस प्रकार से भी पूछ लेगा, और क्या है हिंदी में भी कहीं देखे ऐसे लिखेगा आ जाएगा कि बुद्धि लब्धि बराबर, ठीक है। तो नोट कर लेंगे सबसे पहले तो आप मानसिक आयु, ठीक है, बटे वास्तविक आयु, ठीक है, समझ लेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन आपका इससे आता ही आता है। तो गुणा 100, देखिए ये दोनों मैंने फॉर्मूले हिंदी में और शॉर्ट फॉर्म में जैसे आपके पूछे जाते हैं, जैसे कभी आपका देखिए CA गायब हो जाएगा इसमें, MA/IA या EA लिख देगा। देखिए मैं दोबारा बता दूं, MA/CA यहाँ पर लिखा था, CA की जगह EA लिखा होगा और इंटू 100 होगा। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन दे देगा आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो आपको अगर सही पता होगा तो आप गलत लगाएंगे ही नहीं। तो MA/CA होता है इंटू 100 होता है कि आई क्यू बराबर बुद्धि लब्धि और मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब आपने कुछ जो है इसका फॉर्मूला समझ लिया। अब आप 1 सेकंड में क्या करेंगे, इसका
आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला आपने ये किया, आई क्यू हमारा देखा 75 जो है कितना 75 अंक है। ठीक है, आई क्यू यहाँ पर दे रखा है 75। ठीक है, आई क्यू कितना दे रखा है 75। देखिए कि मैं यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ और उसके बाद में आपके जो है इसी में आपको हल करके दिखाऊंगा। आई क्यू हमारा 75 दे रखा है। ठीक है, हमने लिख दिया है नीचे। और उसके बाद में सी ए, देखिए सी ए जो होती है वास्तविक आयु होती है 16 वर्षीय बच्चा, मतलब उसकी वास्तविक आयु जितनी बच्चे की क्या है वर्ष बताया जा रहा है कि 16 वर्ष का बच्चा है। तो एम ए हमारा फाइंड बताया, मतलब मानसिक आयु हमें बतानी है। सी हमारी दे रखी है 16 और इंटू 100 हमारा है ये है ही है। ठीक है, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इस 16 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 100 जो है क्या है इसके नीचे आ जाएगा, तब आपका क्या है एम ए निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 75 दे रखा था और इंटू हमारा जो नीचे हमारा 16 दे रखा था 16 वर्ष का बच्चा, वो हमारा यहाँ आ गया। और जो हमारे 100 इंटू मतलब जो हमारे 100 थे वो हमारे इसका बटे में पहुँच जाएगा। उसके बाद में हमारा यहाँ पर एम ए रह जाएगा। बस इतनी समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 25 हमारा 3 बार मतलब 75 जो हमारा 3 बार कट गया, 25 से 25 दिया 75 और 25 चौके हमारा 100 होता है। और हम इसको 4 को मतलब 16 को 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, तो 3 चौका हमारा कितना 12, मतलब जो मानसिक आयु हमारी निकल के आ गई 12 निकल के आ गई। ठीक है, क्या है मानसिक आयु 12 निकल के आ गई। अगर आपके देखिए समझ में नहीं आया है तो दोबारा से क्या है वीडियो को पीछे से स्किप करेंगे, दोबारा से इसको समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपके इससे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसमें 12 देखिए कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन बताएंगे क्या सी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। तो ये इससे भी ये आपका क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपका सीटेट 2012 में आ गया है और सॉरी सीटेट 2012 में आपका पूछा गया है। ठीक है, और हर बार कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसमें बताना है ऑप्शन ए अन्य शिक्षकों समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों समावेशन। देखिए दोनों ऑप्शन में साथ साथ पढ़ रहा हूँ। पहले वाले में क्या भरा जाएगा, मतलब पहले जो खाली जगह दे रखी है उसमें क्या भरा जाएगा, उसमें क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी बहिष्करण। अब इसमें आपको देखिए सेट जो इसमें फिक्स बैठना चाहिए, जो सही है वो आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। मैं बता दूं दोबारा, देखिए विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, उसमें विद्यार्थी का होना ज़रूरी है। पोर्टफोलियो में क्या कह रहे हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है, एक विद्यालय के अंदर एक छात्र की पूरी क्या है लिखित रूप में जानकारी आपकी इसमें उपलब्ध होती है, किसमें पोर्टफोलियो में। तो क्या लगाना ऑप्शन आपको बी लगाना है, विद्यार्थी का समावेशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, तो ऑप्शन देखेंगे किसके सिवाय होती है। तो ऑप्शन ए संवेदनशील बनाना, ऑप्शन बी पृथक्करण, ऑप्शन सी अभिभावकों की भागीदारी, ऑप्शन डी क्षमता संवर्धन। तो जो साथी रेगुलर हैं वो बताएंगे इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो क्या है, क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे पृथक्करण। तो पृथक्करण होता है अलग करना, हटाना, अलग करना, दूर करना। ये आपका क्या है, इसके सिवाय की बात कर रहे हैं। क्या है आप देखिए तीनों लगाएंगे, अभिभावकों की भागीदारी भी होनी चाहिए, संवेदनशील बनाना भी होनी चाहिए, क्षमता संवर्धन भी होना चाहिए। लेकिन पृथक्करण के अलावा इसका क्या सफल समावेशन किया था। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक तरह से कहते हैं अगर सिवाय की कहीं भी बात आ जाएगी, इसके सिवाय केवल, तो वहाँ पर उसको निगेटिव बताना है, क्या है निगेटिव पॉइंट बताना है उसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। क्या है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट आप लिख लेंगे बिल्कुल, क्योंकि लिंग भेदभाव रूढ़िवादिता से क्वेश्चन आपके 1 से 2 पूछे जाते हैं। ठीक है, सीटेट एग्जाम में तो आप पूछे ही जाते हैं और हर एग्जाम में आपके जितने भी शिक्षा भर्ती एग्जाम में पूछे ही जाता है, 1 न 2 क्वेश्चन जरूर। ठीक है, तो सर्वोत्तम तरीका हो सकता है बताना है, ऑप्शन ए शिक्षकों द्वारा अपने लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, ऑप्शन बी पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, ऑप्शन सी विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, ऑप्शन डी
संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। बताएंगे बिल्कुल क्या इसमें आंसर सही हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ठीक है, क्या है, समझ में आ गई, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। ऑप्शन बी, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन सी, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। ऑप्शन डी, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन आप लगाएंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अब क्वेश्चन पढ़ लेंगे सबसे पहले। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो किस आधार पर किया जा सकता है, आपका व्यक्तिक भिन्नताओं को क्या करता है, यह संतुष्ट करता है। क्या है, जो आपका शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन स्तर बढ़ाने की यहाँ पर बात आ रही है, क्या करता है, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो ये क्वेश्चन पहले देखिए, आप इम्पोर्टेंट लिखेंगे, क्वेश्चन आपका देखिए बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए इसमें मैं आपको बता दूं दूसरी तरीके से कैसे पूछेगा। प्रोत्साहन की बात आ जाएगी और बढ़ावा देने की बात आ जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका बताना है तो आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन बी, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने का कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। ऑप्शन सी, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। ऑप्शन डी, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको देखकर सुनकर समझकर देखिए, यहाँ पर जैसे मैं बोला हूँ आपको देखकर पता चल होगा कि ये है कुछ समझने लायक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझ लेंगे। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे, आवासीय विद्यालय खोलना। अब पहले क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब इसमें देखिए वंचित बच्चे कैसे हो सकते हैं, जैसे मतलब कोई भी बच्चा किसी न किसी अक्षमता से पीड़ित, मतलब किसी न किसी कह सकते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आँखों के द्वारा, मतलब किसी न किसी जो चीज़ है उससे जो है वंचित है। ठीक है, समझ में आ गई बात। किसी न किसी कारण जो क्या है विद्यालय नहीं जा पाता है, तो क्या करना है, आवासीय विद्यालय खोलना। अब आवासीय विद्यालय देखिए जैसे आपके आंगनवाड़ी होती हैं, ठीक है, जैसे आपके गांव में कस्बे में क्या होते हैं, आंगनवाड़ी होती हैं, तो वो क्या है आवासीय विद्यालय आपके कहे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो तरीका क्या है, ये आवासीय विद्यालय खोलने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका, समझ में आ गई बात। अब मैं निगेटिव बता दूं, देखिए विद्यालय और बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए और दिन प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, तो ये भी आपका निगेटिव होगा। विद्यालय आने अनुमति देने का कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, तो ये बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा, समझ में आ गई। बच्चों को आकर्षित करने 5 रुपये देना, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, जब बच्चा आ ही नहीं सकता तो 5 रुपये से वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो किसी न किसी से पीड़ित है, मतलब किसी न किसी उसमें विकार है। ठीक है, तो आवासीय विद्यालय खोलने की यहाँ पर बात आ रही है, छोटा बच्चा है किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए। ठीक है, तो हर गांव हर कस्बे में आपका ये होना चाहिए, तो इससे आपका क्वेश्चन आ जाता है। अब मैं देखिए भाषा से बता दूं, एक आपका हिंदी में आ जाता है कि बच्चा जो है भाषा सीखकर कहाँ से आता है, तो बताएंगे अपने परिवेश से सीख कर आता है। ठीक है, बच्चे का प्राथमिक स्कूल कौन सा होता है, उसका घर परिवार होता है, समझ में आ गई बात।
तो मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल आपके समझ में आ गए होंगे। तो अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है, एक बार सारे दोस्त जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देंगे जितने भी साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, बिल्कुल जुड़े रहेंगे इस चैनल से। तो बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।